नमस्कार दोस्तों। भारत अभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। जब से अमेरिका और ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से भारत जो है वो मुश्किलों में फंसता जा रहा है। एक तरफ भारत आर्थिक संकट को झेल रहा है, जहां तेल का संकट है, गैस का संकट है, जहां भारत का रुपया जो है वो लगातार कमजोर हो रहा है। भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो घटता जा रहा है। भारत पर फॉरेन रिजर्व का लोड बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच भारत जो है वो फंसता नजर आ रहा है। अब ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स के जो सदस्य देश है और ब्रिक्स के जो विदेश मंत्रियों का बैठक है वो भारत में होने वाला है। और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची इसी बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आरागची के भारत आने के कुछ घंटे बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि फरवरी के अंत में ईरान के खिलाफ इजरायली और अमेरिकी हमले के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के आपका प्रधानमंत्री है वो यूएई के गोपनीय दौरा किए थे। अब इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इजराइल के साथ मिली भगत माफी के लायक नहीं है। अब ये बात इसलिए बहुत टफ हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूएई के दौरा पर जा रहे हैं। और यूएई जो है वो ब्रिक्स का भी सदस्य देश है। ईरान भी सदस्य देश है ब्रिक्स का। ये 2024 में रूस में जब समिट हो रहा था उस समय ये सब नए सदस्य बने थे। ऐसे में ईरान, यूएई, इजराइल के बीच में भारत के लिए बहुत ही संतुलन बनाना टफ हो गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में चीन के दौरे पर हैं। बुधवार को बीजिंग पहुंचे हैं। दूसरी तरफ नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है, जहां ट्रंप ब्रिक्स देशों को कई बार धमकी दे चुके हैं। ट्रंप जो है ब्रिक्स देशों को नहीं देखना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प है कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य जो चीन है उसके विदेश मंत्री दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से रिश्ता बरकरार रहे, गहरा हो। एससीओ समिट जब चीन में हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी चीन गए हुए थे। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और सितंबर में समिट होने वाली है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री के शामिल नहीं होने से उस आशंका को बल मिलेगा कि चीनी राष्ट्रपति सितंबर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स समिट में भारत आएंगे या नहीं आएंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है जो संस्थापक देश है ये। लेकिन 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी, जिसमें नए सदस्य के रूप में मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हुए थे। 2023 में G20 समिट का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ था और भारत के अध्यक्षता में हुआ था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए थे। मई में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक भी नई दिल्ली में होने वाली है। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हो सकते हैं। क्वाड को रूस और चीन अपने खिलाफ देखते हैं, जबकि ब्रिक्स को अमेरिका अपने खिलाफ देखता है। ऐसे में भारत के लिए ब्रिक्स और क्वाड के बीच संतुलन बनाना बहुत चुनौती भरा हो रहा है। भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता तब है जब एक सदस्य देश ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान चाहेगा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अमेरिका और इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा करे, क्योंकि भारत जो है वो अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स का। भारत ईरान के मामले में पहले से ही निशाने पर है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल अवीव यानी कि इजराइल का दौरा किए थे। उसके बाद वहां के सर्वोच्च नेता जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे अली खामेनेई, उनका मौत हो गया था और मौत जो है अमेरिकी हमले में हुआ था। भारत के बहुत देर बाद प्रतिक्रिया देने से इजराइल जो है ईरान जो है वो थोड़ा भारत से गुस्सा गया, यानी कि भारत जो है वो सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि भारत जो है वो अली खामेनेई के मौत के बाद तुरंत जो है रिएक्शन नहीं दिया था। इजराइल पिछले 1.5 दशक में भारत का अहम रक्षा सहयोगी बनकर उभरा है। ऐसे में भारत के लिए आसान नहीं होगा
कि ईरान को भी नाराज ना करे और इजराइल को भी नाराज ना करे और इजराइल से दोस्ती रहे। भारत और यूएई को छोड़ ब्रिक्स के सारे सदस्य देश इजराइल की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों में बहुमत का समर्थन ईरान के साथ है। ये चुनौती तो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक में है, लेकिन जब सितंबर में शिखर सम्मेलन होगा तो चीजें और जटिल हो सकती है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हवाई हमले शुरू किए जाने के बाद ब्रिक्स समूह युद्ध पर कोई साझा रुख नहीं ले पाया है। इन हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मौत हो गई और इसके बाद वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया। लगभग लगभग पूरा दुनिया के देश जो है वो इसमें इसके चपेट में आ गए हैं। दुनिया के लगभग लगभग सभी देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है। ये हमला के बाद भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहा है। गतिरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि समूह के कई सदस्य इस संघर्ष में अलग अलग पक्षों के करीब हैं, जिससे किसी कठोर साझा सहमति तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। ईरान 2024 से ब्रिक्स का सदस्य है। ईरान ने अमेरिका और इजरायली हमलों के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब पर रॉकेट दागे थे। यूएई भी 2024 में ब्रिक्स के में शामिल हुआ था, जबकि सऊदी अरब अभी सदस्यता के निमंत्रण पर विचार कर रहा है। चीन और रूस ईरान को समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए स्थिति और जटिल हो सकता है। चीन और इजराइल में भारत के राजदूत रहे शिवशंकर मेनन इसी महीने 9 मई को निक्केई एशिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि ब्रिक्स की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है। भले ही रूस और चीन ने इसे एक पश्चिम विरोधी मंच के रूप में आकार देने की कोशिश की हो, लेकिन इसके कई नए सदस्य अमेरिका के साथ करीबी संबंध रखते हैं। यह समूह जनसंख्या, संसाधनों और पूंजी से समृद्ध विविध देशों को साथ लाता है। इससे इसकी आर्थिक क्षमता काफी मजबूत बनती है। इनका मेनन का कहना था कि इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र अब प्रभावी ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहा है। जब सदस्य देश आपसी संघर्ष में हो तो संस्था लगभग निष्क्रिय हो जाती है। सुधार करना भी बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि इसकी मूल संरचना और चार्टर इस तरह बनाए गए थे कि संस्थापक शक्तियों का प्रभुत्व बना रहे। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना अब पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था और भ्रम के इस दौर में सहयोग उन देशों के बीच होना चाहिए जिनके पास किसी विशेष मुद्दे पर न केवल इच्छा बल्कि क्षमता भी हो। मिसाल के तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा का मुद्दा क्वाड जैसे समूह संभाल सकते हैं, जबकि साइबर सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरह अलग साझेदारियां और मंचों की जरूरत होगी। देशों को हर समस्या के अनुसार अपने साझेदार चुनने होंगे और उसी आधार पर बहुपक्षीय ढांचों को नए सिरे से तैयार करना होगा। अब ब्रिक्स की प्रासंगिकता क्या है? तो कई लोगों का मानना है कि अगर ब्रिक्स मौजूदा दौर के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर ठोस प्रतिक्रिया देने में नाकाम रहता है तो उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस युद्ध ने विशेष रूप से भारत को कूटनीतिक दुविधा में डाल दिया है और ब्रिक्स में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका के कारण यह दबाव और बढ़ गया है। भारत के अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ करीबी संबंध है। दूसरी ओर भारत के ईरान के साथ भी ऐतिहासिक संबंध है और भारत हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल और गैस पर काफी निर्भर रहता है। इसके अलावा भारत के यूएई और अन्य खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत आर्थिक संबंध है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। ब्रिक्स को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करने का दबाव अब सार्वजनिक रूप से भी दिख रहा है। मार्च महीने में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजकिशियान ने पीएम मोदी से कहा था कि ब्रिक्स को ईरान के खिलाफ आक्रमण रोकने और क्षेत्रीय शांति के साथ स्थिरता की रक्षा करने में स्वतंत्र भूमिका निभानी चाहिए। यह जानकारी भारत में ईरानी दूतावास ने दी थी। ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमले के दौरान भारत के रुख के लेकर देश के भीतर भी सवाल उठते रहे हैं। भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवशंकर मेनन का कहना है कि भारत की विदेश नीति को लेकर भारत कई स्तरों पर प्रभावित हो रहा है। अगर हॉर्मुज बंद होता है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो ऊर्जा और उर्वरक की लागत में भारी उछाल आएगा, जिसका सीधा असर शासन और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर चुप्पी कुछ असामान्य लगती है। यह पारंपरिक
भारतीय कूटनीति की शैली नहीं रही है। हालांकि मध्यस्थ के रूप में आगे न बढ़ना एक समझदारी भरा फैसला था। किसी भी मध्यस्थ को तटस्थ होना पड़ता है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि भारत वास्तव में पूरी तरह तटस्थ नहीं रह सकता है। साथ ही यह तर्क भी गलत है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता वाली विदेश नीति अपनी सीमा तक पहुंच गई है। लोग स्वायत्तता और तटस्थता को एक दूसरे से भ्रमित कर रहे हैं। स्वायत्तता का अर्थ यह है कि किसी भी समय अपने हित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने का अधिकार होना। भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, आर्थिक विकास और अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। भारत में विपक्षी पार्टियां सवाल पूछती रहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले से महज 2 दिन पहले तेल अवीव क्यों गए थे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो श्रीनाथ राघवन ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग से इस मामले में कहा था कि यह लापरवाह कदम था और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राघवन ने कहा था कि मध्य पूर्व में भारत की नीति संतुलन पर आधारित थी, जिसे वह अब तक संभालता आया था, लेकिन अब भारत को इस युद्ध में पूरी तरह आक्रामक पक्ष के साथ खड़ा माना जा रहा है। यह ऐसा युद्ध है जिसे क्षेत्र के अधिकांश बड़े देश नहीं चाहते। भले ही अब वे ईरान के खिलाफ दिखाई दे रहे हों, लेकिन क्योंकि उनका मानना है कि ईरान ने उन्हें इस संघर्ष में खींच लिया है। मोदी की विदेश नीति काफी हद तक व्यक्तिगत संबंधों और इस विश्वास पर आधारित है कि दूसरे नेता उनके प्रति सम्मान रखते हैं। हालांकि हाल में ट्रंप के साथ संबंधों ने दिखाया है कि चीजें हमेशा इस तरह नहीं चलती हैं और भारत जो है एक ऐसा दुविधा में पड़ गया है जहां एक तरफ ईरान है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल है। और ईरान जो है ब्रिक्स का सदस्य देश है और ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत को इस पर कड़ा रुख अपनाना होगा और ईरान का साथ देना होगा। वहीं इजराइल जो है भारत का एक मित्र है, भारत का सपोर्टर है और भारत और इजराइल का रिश्ता जो है अच्छा है। तो भारत नहीं चाहेगा कि इजराइल के साथ में भी हमारा रिश्ता खराब हो। अब इस बीच में भारत जो है दोनों देशों के साथ में कैसे तालमेल बनाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।